नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपेश यादव। हम हर बुधवार को, जैसा कि आपको पता है, 70 प्रश्नों की श्रृंखला करते हैं जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित 70 प्रश्न होते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम 70 प्रश्नों की श्रृंखला रख रहे हैं। तो आइए देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित 70 प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। देखिए, पहला प्रश्न है, आदकाल के नामकरण के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। देखिए, आदकाल जो नामकरण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने आदकाल के संबंध में विभिन्न नाम दिए। तो उनको देखें, एक तरफ आदिकाल का नामकरण दिया है, दूसरी तरफ विद्वान है। तो देखिए, अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, पहला ठीक है। प्रारंभिक काल के आगे मिश्र बंधु है। देखिए, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने नहीं कहा था। आदि काल के लिए आरंभिक काल शब्द का प्रयोग मिश्र बंधु ने किया था, तो बी वाला असंगत है। जय काव्य काल हम जानते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं, जिन्होंने रीत काल के लिए कलाकाल नाम शब्द दिया है। उद्भव काल वासुदेव सिंह कहते हैं, ये भी बात ठीक है। तो इसमें आदिकाल के नामकरण के संबंध में असंगत विकल्प बी होगा, एक का बी सही होगा। देखिए, आदिकाल के संबंध में और विभिन्न विद्वानों ने भी अनेक नाम दिए हैं। उन नामों को अगर हम देखें तो देखिए, आदिकाल ये किया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वीर गाथा काल जानते हैं हम, वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल ने दिया था। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। और इसके साथ ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1915 में उसने कहा था, कहानी प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, और उस कहानी से, एक कहानी से ये अमर हो गए। 1902 में जयपुर से समालोचक पत्रिका का संपादन भी करते थे। इसके बाद देखिए, उत्तर अपभ्रंश काल भी नाम दिया था, उत्तर अपभ्रंश काल डॉक्टर हरीश ने। एक इसके लिए अंधकार काल भी नाम दिया था, अंधकार काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमलपुर श्रेष्ठ। एक आधार काल नाम भी दिया था सुमन राजे ने, आधार काल, जिनका आधा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, आधार काल सुमन राजे। और सुमन राजे के साथ ही मोहन अवस्थी भी आधार काल को आधार काल नाम से अभिहित करते हैं। साथ ही हम देखें इसमें उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह। और उद्भव काल के साथ ही आविर्भाव काल डॉक्टर शैलेश जैदी। देखिए, संक्रमण काल नाम भी दिया था, संक्रमण काल, संक्रमण राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे के साथ ही हरिश्चंद्र वर्मा ने भी आदिकाल के लिए संक्रमण काल
शब्द का प्रयोग किया था। एक संक्रांति काल है, मिलता जुलता है। संक्रमण काल तो राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा कहते हैं, लेकिन संक्रांति काल की बात आती है तो डॉक्टर शैलेश जैदी। इसके लिए जैकाब काल, रमाशंकर शुक्ल साल, और इसमें आरंभिक काल नाम देते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। और प्राचीन काल नाम देते हैं शंभुनाथ सिंह। और देखिए इसमें शून्य काल और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इस प्रकार से ये मित्रों आदिकाल के लिए कुछ नामकरण हैं, तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए आइए प्रश्न पर लौटते हैं। तो इसमें प्रारंभिक काल है, मिश्र बंधु ने नहीं कहा था। ये प्रारंभिक काल जो नाम था वो गणपति चंद्रगुप्त ने शून्य काल और प्रारंभिक काल नाम दिया था, तो इसका पहले का सही विकल्प भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित पुरस्कारों का सही मिलान करें। देखिए साहित्यकार है, ये मिलान है, सही मिलान करें साहित्यकार और पुरस्कार। देखिए दया प्रकाश सिन्हा, इनका नाटक था सम्राट अशोक। हम जानते हैं दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हम जानते हैं कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। प्रथम साहित्य अकादमी माखनलाल चतुर्वेदी को, और इनकी कृति थी हिमतरंगिणी। तो पहले का ए का सही मिलान 2 होगा। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए प्रदान किया गया। देखिए असगर वजाहत का नाटक है महाबली। ये अकबर और तुलसीदास को आधार बनाता है कि दोनों में अकबर बड़ा है कि तुलसीदास बड़े हैं। तो ये महाबली नाटक है असगर वजाहत का। इस महाबली नाटक को 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है, और हम जानते हैं प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा। रामदर्श मिश्र का काव्य संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। इसको देखिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया था, और हम जानते हैं कि प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा 10 द्वार से सोपान तक पर प्रदान किया गया था। प्रथम सरस्वती हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में है। क्या भूलूं, क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970 दूसरा भाग, क्या नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर 1978, और 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये 4 भाग में पूछ लिया जाता है कई बार। बताइए हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, इनका
प्रकाशन वर्ष से मिलान करिए, या फिर इनमें से कौन सा एक भाग हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग नहीं है। इसी प्रकार से रामविलास शर्मा की जो आत्मकथा है उसके भी 3 भाग हैं। चलिए, गीतांजलि श्री रेत समाधि हम जानते हैं कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किसी हिंदी लेखिका को मिला है। तो ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, ये देखिए गीतांजलि श्री लेखिका है, गीतांजलि श्री का उपन्यास है इनका रेत समाधि, और इसका अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल के द्वारा द टॉम्ब ऑफ सेंड के नाम से। तो ये पूछा जा सकता है, देखिए ये तो चर्चित है कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किसने किया था, डॉजी रॉकवेल ने किया था, द टॉम्ब ऑफ सेंड के नाम से। तो ये हम जानते हैं जो प्रथम सरस्वती सम्मान है, प्रथम सरस्वती सम्मान हम जानते हैं ये हरवंश राय बच्चन को दिया गया था। इनकी कथा जो आत्मकथा है 10 बार से सोपान तक पर। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये माखनलाल चतुर्वेदी की कृति थी हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी प्रकार से प्रथम जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर दिया गया था। और प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषक वियोगी हरि को वीर सतसई पर प्रदान किया गया था। तो ये कुछ प्रथम पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार ये कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम विचार करते हैं। प्रथम साहित्य अकादमी 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, और इनकी जो कृति थी हिमतरंगिणी। देखिए हिमक्रीटनी भी इनकी कृति है, काव्य संग्रह है, लेकिन हिमतरंगिणी पर दिया गया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी, इस पर दिया गया था प्रथम सरस्वती सम्मान। उन्नीस सौ 91 में दिया गया था हरवंश राय बच्चन को। इनकी आत्मकथा है 10 बार से सोपान तक। देखिए इनकी जो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के जो 4 भाग हैं, पहला क्या भूलूं क्या याद करूं 1969। दूसरा भाग है इसका नीड़ का निर्माण फिल्म। उन्नीस सौ 70 में द्वितीय भाग का प्रकाशन होता है। तृतीय है बरसीने से दूर।
बसेरे से दूर ये बाहर पीएचडी करने के लिए गए थे और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1978 है। चौथा है 10 द्वार से सोपान 1985 ईस्वी 1985। तो ये इनकी हरवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। हम जानते हैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया था पंत को और पंत की जो कृति थी वो चिदंबरा और ये 1968 में दिया गया था। पंत राम आगे, फिर वर्मा दावेदार, मेहता के निर्मल कुमार अमरश्री केदार और अंत में 2017 में कृष्णा सोगती को दिया गया था। 1984 से ये पुरस्कार पहले किसी कृति पर दिया जाता था लेकिन 1984 से यह पुरस्कार संपूर्ण काव्य पर दिया जाने लगा। तो पहला सबसे पहले मिला था सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदंबरा पर। फिर उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 में उर्वशी जो उनका गीत नाट्य है। इसके पश्चात मिला था अग्गे को कितनी नावों में कितनी बार 1978 में और फिर महादेवी वर्मा को 1982 में। 1940 की उनकी कृति है यामा जिसमें नीहार रस्म नीरजा सहंद गीत, नीहार रस्म नीरजा और सहंद गीत ये 4 कविताएं संकलित हैं। 1940 का कविता संग्रह है, उस पर मिला था 1982 में। फिर उसके बाद किसी को हिंदी साहित्यकार को किसी एक कृति पर न दिया जाकर ये संपूर्ण काव्य पर दिया जाने लगा और अंत में 2017 में ये मिला था कृष्ण सोबती को। तो ये देखिए ये पुरस्कार थे। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। तो दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक ये 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। सेकंड, असगर वजाहत को महाबली नाटक पर 2021 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। रामदास मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ काव्य संग्रह पर 2021 का सरस्वती सम्मान। और नेताजी श्री को रेत समाधि पर ये 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यानी इसका जो सही विकल्प होगा 2 3 1 4, 2 3 1 4 बी विकल्प इसका सही होगा। बी विकल्प इसका सही होगा, 2 का भी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपन्यासों तथा उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार संगत का चयन कीजिए। देखिए कई जो चर्चित उपन्यास हैं, चर्चित उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष भी हमें याद रहने चाहिए। वयम रक्षाम ये चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री का चर्चित उपन्यास है वयम रक्षाम और ये 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें रावण को राम से श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न किया गया है। विराटा की पद्मिनी ये देखिए वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं और हम जानते हैं कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। ये कृति विराटा की पद्मिनी भी 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तो ये भी गलत है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है और ये 1988 में प्रकाशित हुआ था। ये ठीक है। भूले बिसरे चित्र 1934 की रचना है भगवती चरण वर्मा की। और भूले बिसरे चित्र पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था 1961 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को प्रदान किया गया था। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था और 1963 में
ये अमृत राय को मिला था। 1952 की कृति है, प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। 1962 की कृति है। 1963 में ये अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर संगत का चयन करना है तो नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की कृति है और 1988 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये ठीक है। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से संस्कृत आचार्यों का सही कालक्रम क्या है? आचार्यों का देखिए सही कालक्रम अगर हम देखें, आनंद वर्धन, दंडी, अप्पय दीक्षित, क्षेमेंद्र। देखिए दंडी हम जानते हैं ये 7वीं सदी के हैं, अप्पय दीक्षित 16वीं सदी के आचार्य हैं, क्षेमेंद्र 11वीं सदी के आचार्य हैं, भरत भाम दंडी उठे, बामन रूठे आय, ये देखिए 9वीं सदी की रचना है। तो इनको अगर क्रम से लगाएंगे तो दंडी पहले आएगा, दंडी के बाद आनंद वर्धन, आनंद वर्धन के बाद क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र के बाद अप्पय दीक्षित। तो ये विकल्प इसका सही होगा। देखिए थोड़ा सा आचार्यों के कालक्रम के बारे में, जो संस्कृत आचार्य हैं उनके कालक्रम के बारे में देखते हैं। देखिए भरत भाम दंडी उठे, वामन रूठे आए, शेखर भी अभी क्रुद्ध है, धन्य भूल भट्टा है, धन्य भोज भट्टा करहु मम, क्षमा है देवा, मैं करूं विश्व को दक्ष। देखिए यहाँ से ये भरत मुनि से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक का जो कालक्रम है उसे हम एक बार देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से आप ये जो संस्कृत आचार्य हैं इनके कालक्रम को जान पाएंगे। देखिए तो यहां से सबसे पहले लेते हैं भरत मुनि। भरत मुनि दूसरी सदी के आचार्य माने जाते हैं। इनकी कृति नाट्य शास्त्र है। ये प्रथम आचार्य माने जाते हैं। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, 6वीं शताब्दी के हैं। ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। उसके बाद दंडी 7वीं सदी के हैं, काव्य दर्शन की कृति है। उद्भट, उठे से बनेगा उद्भट, उद्भट 8वीं सदी के आचार्य हैं। इनका काव्य काव्यालंकार कृति है, इनकी काव्यालंकार सार संग्रह। देखिए इसके बाद भरत भाम दंडी उठे, बामन। बामन ये भी 8वीं सदी के आचार्य हैं और बामन की जो कृति है
काव्यालंकार प्रवृत्ति। हाँ, बामन रूठे, रूठे से बनेगा रुद्रट, और रुद्रट ये 9वीं सदी के आचार्य हैं, और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। क्योंकि काव्यालंकार ग्रंथ भामा का भी है और काव्यालंकार ग्रंथ रुद्रट का भी है। काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ उद्भट का है, लेकिन काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ बामन का है। बामन रूप से आए। आनंद वर्धन की बात करें, आनंद वर्धन भी 9वीं सदी के आचार्य हैं, और आनंद वर्धन की कृति है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक। शेखर, शेखर से राजशेखर बनेगा। शेखर ये 10वीं सदी के आचार्य हैं, शेखर, और राजशेखर की कृति है काव्य मीमांसा। शेखर भी अभी अभी से बनेगा अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त भी 10वीं सदी के हैं। इनके 2 ग्रंथ हैं। एक तो इन्होंने आनंद वर्धन ने अभिनव गुप्त ने आनंद वर्धन के ग्रंथ ध्वन्यालोक की टीका लिखी थी, ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन। और एक टीका इन्होंने लिखी थी आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र की, अभिनव भारती के नाम से। और जैसा कि हम जानते हैं अभिनव गुप्त ये भरत मुनि के रस शास्त्र रस के चौथे व्याख्याता आचार्य हैं। शेखर भी अभी क्रुद्ध हैं। शेखर भी अभी क्रुद्ध है। क्रुद्ध से बनेगा कुंतक। कुंतक भी 10वीं शताब्दी के हैं, और इनका ग्रंथ है भक्ति जीवित। धन से बनेगा धनंजय। धनंजय भी 10वीं शताब्दी के हैं, और धनंजय का जो ग्रंथ है वो 10 रूपक है। इसके बाद देखिए भोजराज हैं। भोजराज 11वीं सदी के हैं, और भोजराज का जो ग्रंथ है उसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। भोज भट्टाय, भट्टाय से बनेगा महिम भट्ट, और महिम भट्ट ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। ये भी 11वीं सदी के हैं महिम भट्ट, और महिम भट्ट का जो ग्रंथ है वो है व्यक्ति विवेक। धन्य भूज भट्टाय करहु मम, मम से बनेगा मम्मट, और मम्मट ये भी 11वीं सदी के आचार्य हैं, और मम्मट का जो ग्रंथ है चर्चित ग्रंथ है मम्मट का काव्य प्रकाश। इसके बाद क्षेमेंद्र का नाम आता है। करहु मम, क्षमा, क्षमा से क्षेमेंद्र बनेगा। 11वीं सदी के हैं, और क्षेमेंद्र का औचित संप्रदाय के प्रवर्तक है। औचित विचार चर्चा। करुम क्षमा को देवा, मैं करूं विश्व को दक्ष। विश्व से बनेगा विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ। और विश्वनाथ 13वीं शताब्दी के आचार्य हैं, और इनका चर्चित ग्रंथ है आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। दक्ष, दक्ष से बनेगा अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित, और अप्पय दीक्षित 14वीं सदी के आचार्य हैं, 16वीं सदी के आचार्य हैं, 16वीं सदी के आचार्य हैं, और इनका ग्रंथ है कोवलिया नंद।
और जगत से बनेगा जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। और इनका चर्चित ग्रंथ है रस गंगाधर। तो ये आचार हैं, इन आचार्यों का ये कालक्रम है, भरत से लेकर के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ तक। सबसे पहले भरत हैं दूसरी सदी के, फिर उसके बाद भामह छठवीं सदी के, फिर दंडी सातवीं सदी के, फिर उद्भट आठवीं सदी के, और फिर उसके बाद में कुंतक, आचार्य छिमेंद्र, जयदेव, और ये विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और जगन्नाथ का नाम आता है, जिनकी हमने चर्चा की। आइए, तो इसमें आनंद वर्धन ये 9वीं शताब्दी के हैं, दंडी 7वीं शताब्दी के हैं, अप्पय दीक्षित 16वीं शताब्दी के हैं, छिमेंद्र 11वीं शताब्दी के हैं। तो सूत्र को आप फिट करेंगे तो विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में संगत का चयन कीजिए। नौवें रस के रूप में उद्भट ने शांत रस की परिकल्पना की। देखिए, नौवें रस के रूप में उद्भट ने शांत रस की परिकल्पना की थी, ये सही है। बौद्धिक रस की परिकल्पना गणपति चंद्रगुप्त ने की थी, ये भी सही है। प्रियान रस के उद्भावक रुह्य कहें, देखिए ये गलत है। प्रियान रस की उद्भावना रुद्रट ने की थी, रुद्रट जिनका ग्रंथ काव्यालंकार है। आचार्य विश्वनाथ ने 10वें ग्रंथ के रूप में वात्सल रस की उद्भावना की थी। और 11वां जो रस है वह भक्ति रस है, और भक्ति रस की परिकल्पना की थी इसमें उज्जवल नीलमणि ग्रंथ है। और उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के जो लेखक हैं वह उज्जवल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं, ये चलिए बताएंगे, देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इसका जो गलत विकल्प है वो विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, देशद्रोही का रचयिता इनमें से कौन है। देखिए, देशद्रोही ये यशपाल की कृति है। देशद्रोही, झूठा सच, और पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, दिव्या, ये मनुष्य के रूप, ये यशपाल के उपन्यास हैं। तो देशद्रोही का रचयिता कौन है, यशपाल। और जैसा कि हम जानते हैं कि यशपाल का जो अंतिम उपन्यास है मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात पर मेरी तेरी उसकी बात पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया था, उपन्यास है इनका। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र पर 1934 की कृति है भूले बिसरे चित्र, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय को कलम का सिपाही पर 1962 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपसे पूछा गया कि देशद्रोही का रचयिता इनमें से कौन है। देखिए, ये कालक्रम से आते हैं इनके ग्रंथ, उपन्यास, अमृतलाल नागर, यशपाल। तो यशपाल के जो ग्रंथ हैं वो सबसे पहले देखिए, इसको हम देखना चाहें। देखिए, 11वां जो रस भक्ति रस, ये रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की पर भक्ति रस की परिकल्पना की थी। और इनका जो चर्चित ग्रंथ है वो उज्जवल नीलमणि है, उज्जवल उज्जवल नीलमणि। और भक्ति रसामृत सिंधु भी इनका एक ग्रंथ है। तो ये 9वें रस
के उद्भावक उद्भट हैं। बौद्धिक रस की परिकल्पना गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। प्रिया रस के उद्भावक रुद्रट हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में बात्सल रस की उद्भावना की, और 11वें रस के रूप में भक्ति रस माना जाता है, जो रूप गोस्वामी की उद्भावना है। देखिए, प्रसाद के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इनका सज्जन नाटक आता है 1910 में। फिर इसके बाद करुणालय आता है। फिर इसके बाद में प्रायश्चित आता है, 1913 की कृति है। चंद्रगुप्त है, चर्चित नाटक है, जो इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक स्कंदगुप्त को माना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। ध्रुव सामनी का 1923 है। प्रायश्चित का 1913 है, और सज्जन का 1910 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नाटकों का रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने वाली बात है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुआनो नदी के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, हम जानते हैं। 8 का सही विकल्प ये होगा। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? देखिए, पॉलिटिक्स या पेरपोथेस अरस्तु की रचना है, इसका 9 का सही विकल्प भी होगा। देखिए, जो प्लेटो है, प्लेटो की जो रचना है द लॉज है, द स्टेट है, द यौन है, और द रिपब्लिक है। अरस्तु की रचना पोएटिक्स है, इसे काव्यशास्त्र कहते हैं। दूसरा रितर्केश है, इसे भाषा शास्त्र कहते हैं। तीसरी रचना इनकी देखें, चलिए, ये इनकी रचना है लॉन्जानेस की पेर रचना है। पेर उपयुक्त रचना है, इसका द सबलाइन नाम से अनुवाद किया गया था। मैथ्यू अर्नाल्ड की बात करें तो मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना तो यहां से देखिए, ये जो ये इनकी जो रचना है, एसेज और क्रिटिसिज्म है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट है, और इनकी एक रचना है कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की, तो ये इनकी रचना है। अरस्तु की रचना पोटिक्स है, रितर्केश है, और एक रचना है इनकी वसीयतनामा। तो इसमें पोटिक्स किसकी रचना है? इसका सही विकल्प होगा 9 का बी। इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य है? देखिए, महाकाव्य की बात करें तो उर्वशी। उर्वशी एक तो चंपू काव्य है, प्रसाद जी का, और एक गीत नाट्य है 1961 की कृति है रामधारी सिंह दिनकर की।
पल्लव पल्लव 1928 की रचना है पंत की। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र देखिए 1946 ईस्वी की रचना है दिनकर की। खंड काव्य है। पद्मावत 1540 की रचना है जायसी की और ये एक महाकाव्य है। तो सही विकल्प 10 का डी होगा। नेक्स्ट चलिए, अंधा युग के रचयिता का नाम बताइए। देखिए अंधा युग गीत नाट्य है डॉक्टर धर्मवीर भारती का। 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। 1955 धर्मवीर भारती। सही विकल्प भी होगा 11 का। इनमें से कौन सी ध्वनि कंठ है? देखिए कंठ ध्वनि की अगर हम बात करें तो ये जो ध्वनियां हैं, ध्वनि एक तो कंठ ध्वनि होती है, एक तालव्य होती है, मूर्धन्य होती है, दंत होती है, ओष्ठ होती है, दंत्योष्ठ होती है, इससे पहले लीजिए कंठोष्ठ। कंठोष्ठ होती है और इसके बाद दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ और दंत्योष्ठ। देखिए अब इसमें जो कंठ है इसमें आती है अ, आ, क वर्ग, विसर्ग और हा। ये देखिए कंठ के अंतर्गत ध्वनि आती है और इसमें आती है ए ई, च वर्ग, य और स। मूर्धा में आती है री, ट वर्ग और स। दंत के अंतर्गत इसमें आता है ट वर्ग और स। ओष्ठ के अंतर्गत आता है प वर्ग आता है और यहां से देखिए ये है। तो यहाँ से इनमें से कौन सी ध्वनि कंठ है? तो कंठ के अंतर्गत आ, क वर्ग और विसर्ग और ह ये आते हैं। तो इसमें देखिए क वर्ग में ही ग आ जाएगा। तो ये ट वर्ग वाला मूर्धन ध्वनि हुई और स ये आएगा तालव्य में और ये त वाला आएगा दंत में। तो ये विकल्प सही होगा 12 का सी। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। भट्ट-लोलट हम जानते हैं भट्ट-लोलट का जो सिद्धांत है वह उत्पत्तिवाद का सिद्धांत है। आचार्य शंकु का अनुमतिवाद का है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद का है और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। तो इसका सही विकल्प होगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1 सही आंसर होगा इसका। 13 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो हम देखते हैं कि 11 वर्ष का जो समय है, 11 वर्ष का समय ये 1903 की कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और लक्ष्मी नारायण लाल ने इसको प्रथम कहानी माना। लक्ष्मी नारायण लाल ने प्रथम कहानी माना। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। 1916 की कहानी है प्रेमचंद की। इसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। गुप्त प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं।
देखिए ममता जो कहानी संग्रह है, ममता कहानी संग्रह प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं। छायाप्रति, आकाशयाई, यानी प्रसाद के कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके प्रसाद जी के 5 कहानी संग्रह हैं। और ये पूछ लिए जाते हैं क्रम से कि प्रसाद जी के 5 जो कहानी संग्रह हैं इनको आप प्रकाशन वर्ष के क्रम से लगाइए। सबसे पहला कहानी संग्रह छाया है, फिर प्रतिध्वनि, फिर आकाशदीप है, फिर आंधी है, इंद्रजाल है। देखिए जो ममता कहानी है वो इनके आकाशदीप में संकलित की गई है। तो ये 1929 के आसपास की रचना होगी। तो इसका 1916, 1903, 1929 मान लेते हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है 1960 की। तो देखिए इनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर व्यवस्थित करते हैं तो पहला ही विकल्प सही होगा। देखिए पंच परमेश्वर को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेमचंद की प्रथम कहानी माना है। और जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर नागेंद्र ने इनकी प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत को माना है, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी। इनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सूजे वतन 1907 का है। और पहली कहानी उर्दू की इनका दुनिया का अनमोल रतन है, जो दयानारायण निगम के पत्र उर्दू पत्र जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पर रचना काल के अनुसार व्यवस्थित करने वाली बात है, 14 का ये सही होगा। कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी का है? देखिए ध्रुव स्वामिनी समस्या नाटक है प्रसाद जी का। ये 1933 ईस्वी की रचना है, अंत्य नाटक माना जाता है। और अभिनय कला की दृष्टि से अगर प्रसाद जी का कोई भी नाटक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक है, तो वो ध्रुव स्वामिनी नाटक को माना जाता है। अब इसमें देखिए जो स्त्री पात्र हैं वो ध्रुव स्वामिनी है, एक मंदाकिनी है और एक कोमा। ये ध्रुव स्वामिनी के स्त्री पात्र हैं। तो मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी की पात्र है, अलका और कल्याणी चंद्र की पात्र है। वापसी किसकी लिखी कहानी है? वापसी देखिए उषा प्रेमदा की कहानी है। वापसी 16 का सही विकल्प होगा। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। अज्ञेय, अज्ञेय की जो रचना है शेखर एक जीवनी के उपन्यास है अज्ञेय का। मोहन राकेश आधे अधूरे ये उपन्यास है। मैत्री पुष्पा का चाक उपन्यास है। निर्मल वर्मा का परिंदे ये कहानी है। तो इसमें सही विकल्प होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 सही विकल्प भी होगा। नेक्स्ट देखिए आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए मम्मट 11वीं शताब्दी के, दंडी अभी हमने चर्चा की 7वीं शताब्दी की, भामह 8वीं शताब्दी के, आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के। तो सबसे पहले आएगा भामह, दंडी, मम्मट, आनंद वर्धन, विकल्प सी। निरुपमा के रचनाकार का नाम बताइए। देखिए निरुपमा की जो रचना है ये निराला की है। निराला के इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यासों की अगर हम बात करें तो अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, बुल्लेश्वर बकरेहा, टूटी की पकड़, काले कारनामे,
ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, बिल्ली सुर बकरिया, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। तो इसका सही विकल्प 19 का सी होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र की चर्चित कृति है, आत्मकथा है इनकी, अपनी खबर 1960 की कृति है। आगे देखिए, इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनाम दास का पूथा। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं, 4 उपन्यास हैं, बाण चला, पूथा कोला। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा है, 1946 की कृति है बाण की आत्मकथा। चार से बनेगा चार चंद्र, 1963 की कृति है चार चंद्रलेख। चार चंद्र लेख। फिर तीसरा उपन्यास है इनका पुन से पुनर्नवा। फिर चौथा उपन्यास है पूथा से अनाम दास का पूथा। और 1973। देखिए, ये प्रकाशन वर्ष है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 की है, चार चंद्रलेख 1963 का है, पुनर्वा 1973 का और अनाम दास का पूथा 1976 की कृति है। धातसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातसेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। विचार और वितर्क ये जानते हैं हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध इनमें से हिंदू धर्म और संस्कृति है। रामविलास शर्मा का निबंध स्वाधीनता और राष्ट्र साहित्य है। कुबेरनाथ राय का पर्ण मुकुट है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का शिरीष के फूल है। तो देखिए, जो कुबेरनाथ राय हैं, कुबेरनाथ राय के जो निबंध हैं वह प्रिय रस, गंध, विषाद, बस, पर्ण मुकुट महाराज, काम पत्र, मनभ्रष्ट कर, मरण, अंध आगार। तो ये इनके कालक्रम से हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंध मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि, मुक्तुल के नाम, दृष्टि, अभिशार, मराल और आगम की नाव। ये इनके निबंध हैं क्रम से। तो इसका देखिए बैठेगा ए का 4 और बी का 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2 पहला ही विकल्प ठीक है। इनमें से किसकी रचना है जी पर सवार इल्लियां? जी पर सवार इल्लियां ये व्यंग संग्रह है शरद जोशी का। इसका सही विकल्प होगा 24 का सी। आज का हिंदी उपन्यास चर्चित कृति है। आज का हिंदी उपन्यास ये इंद्रनाथ मदान। ये ठीक है, इसका 25 का भी गई। निम्नलिखित में से संगत का चयन कीजिए। न कांतामाप निर्भूषम विभात वनिता मुखम। देखिए, न कांतामाप निर्भूषम विभात वनिता मुखम, यानी स्त्री का जो मुख है सुंदर होने पर भी बिना आभूषण के सुशोभित नहीं होता। ये भामे की चर्चित पंक्ति है और भामे से ही
आचार्य केशव ने, जो अलंकारवादी आचार्य हैं, रीत काल में ये पंक्तियां उधार ली और वो भी कहते हैं कि जदप सुजात सुलक्षणी भूषण बिरुन बिराजी कविता बनता मित्र। जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिरुन बिराजी कविता बनता मित्र। तो ये केशव की पंक्तियां हैं। ये पहला वाला ठीक है। सहसा शर्वेव वक्रोक्त रण्यार्थो विभाव्यते यत्नुष्या कवना कार्य को अलंकार बना, यानी बिना वक्रोक्ति के अलंकार में कुछ नहीं है। वक्रोक्त की महिमा को मानने वाले भामह थे। तो ये अभिनव का कथन नहीं है, ये भामह का कथन है और भामह से ही वक्रोक्ति शब्द को उधार लेकर के कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय को खड़ा किया था। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रतिष्ठित दंडी की कृति, ये दंडी का वक्तव्य है। काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणा, ये वामन का है। तो इसमें असंगत 26 का भी होगा। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, देखिए नूपुर है ये। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन कहत लखन सो राम हृदय गुण। ऐसी पंक्तियां रामचरितमानस की हैं ये। तो राम का वक्तव्य है ये लक्ष्मण से। तो इसमें देखिए श्रृंगार रस की, ये श्रृंगार रस की पंक्तियां हैं। तो वैदर्भी रीति मधुर, तो जो माधुर्य रस है, माधुर गुण है, माधुर गुण वैदर्भी रीति में होता है। माधुर गुण वैदर्भी रीति मधुर, गौड़ी में गुण ओज पार चाली प्रसाद गुण, ये 52 तक की खोज देखी। तो इसमें ये माधुर्य गुण है, पहला 27 का ए होगा वैदर्भी रीति। निम्नलिखित में संगत का चयन कीजिए। उपकुर्बंत तम संतम, ये अध्यारेण जातु हारादिवत लंकारस्ते अनप्रासो दय, ये मम्मट की देखिए हारादिवत की बात करते हैं मम्मट, ये ठीक है। अर्थालंकार रहता विद्वैव सरस्वती, ये देखिए गलत है। ये जो कथन है अर्थालंकार रहता विद्वैव सरस्वती, ये जयदेव का कथन नहीं है। जयदेव तो कहते हैं कि जो कविता को बिना अलंकारों के मान लेते हैं वे अग्नि को बिना उष्णता का क्यों नहीं मान लेते, ऐसा कथन है जयदेव का। तो ये गलत है। शब्दार्थ और स्त्रा ये धर्मा सौभाग सायन है रसीद कुर्बंतु अलंकार, अंगादिवत की बात आचार्य विश्वनाथ करते हैं, ये ठीक है। अंगाश्रितास लंकारा मंतव्य कटकादिवत की बात आनंद वर्धन करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो यहां से असंगत होगा 28 का बी। रोमांटिज्म का जन्मदाता रूसो को माना जाता है, 29 का सही विकल्प सी होगा। इनमें से ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी साहित्यकार कौन है? देखिए ज्ञानपीठ से सम्मानित जो साहित्यकार हैं वो पंत हैं, फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञे हैं, महादेवी वर्मा हैं, नरेश मेहता हैं, पंत हैं, दिनकर हैं, अज्ञे हैं, महादेवी वर्मा हैं, नरेश मेहता हैं, निर्मल वर्मा हैं, कुमार नारायण हैं, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कृष्णा चौधरी हैं। तो इसमें नरेश मेहता सही होगा, 30 का सही होगा। असूया हम जानते हैं संचारी भाव है, 30 का सही होगा। साधारणीकरण का संबंध किससे होता है? देखिए जो अभिधा व्यापार है, अभिधा व्यापार से काव्य का अर्थ समझ में आता है और भावात्मक व्यापार से साधारणीकरण की उत्पत्ति होती है और भोजकत्व से रस को ग्रहण किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा 32 का बी। निम्नलिखित में से संगत का चयन कीजिए। भूषण का प्रिय अलंकार यमक है, ये ठीक है। सेनापति का श्लेष है, तुलसीदास जी का शांग रूपक है। कबीर का देखिए हेतु परीक्षा अलंकार नहीं है।
कबीर का रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है प्रिय अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति। हेतु उत्प्रेक्षा ये जायसी का प्रिय अलंकार है। तो इसमें संगत 33 का डी होगा। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। भरत मुनि का जो संप्रदाय है रस संप्रदाय है, आनंद वर्धन का रीति संप्रदाय है, कुंतक का वक्रोक्ति है, वामन का रीति है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ठीक तब सही होगा। स्थापना पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियों एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। इसका तर्क है संस्कृत पद्धति पर आदृत आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो पाता। देखिए ये बात ठीक है, संस्कृत पद्धति में आदृत आलोचना में शास्त्रीय पक्ष को महत्व दिया जाता है। तो ये दोनों चीजें सही हैं। तो ए और आर दोनों सही होंगे। 35 का डी। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है। 36 का बी। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है, जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु नर निरा है और मृतक समान है। ऐसा कहने वाले गया प्रसाद सुप्रसन्न नहीं थे। 37 का सही विकल्प सही होगा। दीक्षा उपन्यास नरेंद्र कोहली का है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की कृति है। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु और ये 1882 की कृति है और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास ये परीक्षा गुरु इसका नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। तो ये 40 का भी सही होगा। हाइकू कविता में कितनी पंक्तियां होती हैं। हाइकू कविता में 3 पंक्तियां होती हैं। 42 का ए सही है। नवगीत अर्थ सती के लेखक शंभुनाथ सिंह हैं। 43 का भी विकल्प सही होगा। सूफी कवियों द्वारा रचित प्रेम गाथाओं की कथा वस्तु में वस्तु दर्शन की प्रधानता है। देखिए वस्तु दर्शन की प्रधानता है। इन्होंने हिंदू कथाओं से कथानक लिया है और उसको जो फारसी की मसनवी शैली है उसमें फिट करके इन्होंने अपने जो महाकाव्य है उनकी रचना की है। प्रबंध काव्यों की कथानक में असाधारण एवं रोमांचक घटनाओं की दिखता है। देखिए ये बात भी ठीक है, कथा में असाधारण और रोमांचक घटनाओं की प्रधानता है कि कहीं जाकर के शंकर पार्वती के द्वारा उस साधक की सहायता की जाती है और कहीं पर इसमें देवी देवताओं के द्वारा सहायता की जाती है। तो इसमें रोमांचक घटनाओं की दिखता है। जायसी की पद्मावती कथा वस्तु में अपेक्षित गति होकर शिथिलता है। देखिए यहाँ पर वस्तु परिगणन शैली का प्रयोग किया गया है। एक ही वस्तु के कई इसमें नाम दिए गए हैं और उसमें उसको कथा को न बढ़ा करके उसका विवरण किया गया है। तो ये बात भी ठीक है कि उसमें जो गति है उसमें शिथिलता आ गई है। अनेक वस्तु बढ़न हटाने पर भी मूल कथा में व्याघात नहीं बढ़ा। दोनों ठीक है। 44 का डी सही विकल्प होगा। यथार्थवादी कथाकार चरित्र को पाठक के सामने उनके यथार्थ रूप में रख देता है। ये प्रेमचंद का कथन है। 45 का ए सही होगा। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है। देखिए वीर रस प्रधान में ओज होता है वैदर्भी रीति मधुर। वैदर्भी रीति ये माधुर, वैदर्भी रीति मधुर गौड़ी ये गौड़ी रीति, पांचाली रीति में प्रसाद गुण। तो ये ठीक है। वीर रस के ए 40 का। विशिष्ट पद रचना रीति वामन ये कथन है। 47 का सी। ध्वनि पर आधारित शब्द शक्ति हम जानते हैं व्यंजना शब्द शक्ति है जो ध्वनि पर आधारित होती है। देखिए तात्पर्य नामक चौथी ये शब्द शक्ति है। इसकी परिकल्पना कुमारिल भट्ट ने की थी। कुमारिल भट्ट। 48 का डी सही है। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र देखिए शमशेर और ये जुलेखा है। ये
हाँ जी, कहानी के पात्र हैं बैंजलो, ये स्पर्धा कहानी का पात्र है। ईश्वर चंद्र नहीं है तो 1 2 3 ठीक है, इसका 49 का है। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह देखिए, हरिशंकर सदाचार का आओ बैठ लें कुछ देर। देखिए ये आओ बैठ लें कुछ देर, ये इनका निबंध संग्रह नहीं है। इसकी अगर हम बात करें तो सदाचार का ताबीज ये हरिशंकर परसाई का है। तुलसीदास चंदन विषय ये भी है। आवारा भीड़ के खतरे ये भी है। लेकिन आओ बैठ लें कुछ देर, ये देखिए हरिशंकर परसाई का नहीं है, ये श्रीलाल शुक्ल के निबंधों का, निबंधों कहे या फिर लेखों का, व्यंग्यात्मक लेखों का, व्यंग्यात्मक लेखों का संग्रह है। जैसा कि हम जानते हैं राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, और राग दरबारी उपन्यास में भी व्यंग्यात्मक उपन्यास माना जाता है, राजनीतिक व्यंग्यात्मक उपन्यास माना जाता है। और इस आओ बैठ ले कुछ देरी श्रीलाल शुक्ल के व्यंग्यात्मक लेखों का संग्रह है, जो ये नव भारत टाइम्स में स्तंभ लिखते थे, उन स्तंभ जो लेख हैं उनका ये संग्रह है आओ बैठने कुछ देर। तो इसमें 2 3 4 सही होगा, विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? देखिए अंधा कुआं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। राम की लड़ाई भी देखिए नाटक है। अरे मायावी सरोवर ये शंकर शेष का नाटक है। और सिंहासन खाली है ये इनका नाटक नहीं है। तो अंधा कुआं है और राम की लड़ाई है। 1 और 4 इसका सही होगा, सी विकल्प सही होगा। क्या निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी है? तिरस्कृत ये सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। दलित आत्मकथा लेखक है। अपनी धरती अपने लोग ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, 3 खंडों में है ये। बसंत से पतझड़ तक ये देखिए इनकी सहचर है समय, ये रामदर्श मिश्र की आत्मकथा है। ये बसंत से पतझड़ तक ये रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग संग्रह है। तो ये आत्मकथा नहीं है। तीसरी 1 2 और 4 हैं, तो सही विकल्प इसका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतवादी मूल्य नहीं है? देखिए प्रगतवाद में समष्टि चेतना पाई जाती है, तो ये नहीं है। यथार्थ चेतना पाई जाती है, इतिहास बोध पाया जाता है। एक ईश्वरवाद यानी ईश्वर के लिए धर्म के लिए कोई भी स्थान नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो 1 और 4 नहीं होंगे इसमें। 53 का ए सही। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गमट दुर्जन ही दई नहीं है रीत। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें कार्य करण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। देखिए ये गलत है, स्वाभाविक चित्रण नहीं हुआ है कि इसमें द्रग ऊर्जत प्रेमियों के नेत्र उलझ रहे हैं, लेकिन उसमें परिवार टूट रहे हैं, यानी कारण कहीं कार्य कहीं, तो इसमें असंगति अलंकार है, तो स्वाभाविक चित्रण नहीं हुआ है। द्रग नेत्र उलझ रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं। देखिए जब नेत्र उलझ रहे हैं तो टूटना नेत्रों को चाहिए, लेकिन कुटुंब टूट रहे हैं। जब कुटुंब टूट रहे हैं तो कुटुंब को जुड़ना चाहिए था, लेकिन जुरत चतुर चित प्रीति कारण कहीं कार्य कहीं, यहाँ पर जो चतुर लोग हैं उनके चित्त में प्रीति जुड़ रही है, और उन चतुर लोगों के चित्त में प्रीति जुड़ रही है, तो गांठ भी उनके हृदय में पड़नी चाहिए, लेकिन गांठ पड़ रही है दुर्जन के हृदय में। और ये दई नहीं है रीत, यह ईश्वर ने विधाता ने कैसी रीति नहीं दी है। तो इसमें कारण कहीं कार्य कहीं, इसमें प्रेम प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण नहीं है, ठीक है। इसमें असंगति अलंकार है। देखिए असंगति अलंकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था
कि जहाँ पर कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। तो ये ठीक है। इसमें विभावन अलंकार है, विभावन अलंकार होता है वहाँ पर के बिना कारण के ही कार्य किया जाता है, बिन पग चले सुने बिन खाना। तो इसमें 1 और 4 इसमें संगत नहीं है। कौन सा कथन सही है? 2 और 3 ठीक है। तो 2 और 3 दीप कल्प से। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, सरहपा 769 ईस्वी इनका समय मानते हैं। पुष्पदंत 10वीं सदी के हैं। अध्ययमान 12वीं सदी के हैं, ये भी 12वीं सदी का उत्तरार्ध के हैं, 12वीं सदी का उत्तरार्ध। तो ए विकल्प इसका सही हुआ। रामानुजाचार्य इनके कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, यहां से हम देखते हैं शंकर की रानी माधवी, सबसे पहले शंकराचार्य का नाम आता है, फिर उसके बाद रामानुजाचार्य, फिर उसके बाद निम्बार्क आचार्य, फिर उसके बाद मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य के बाद में ये 15वीं 16वीं सदी में आते हैं वल्लभाचार्य। तो ये क्रम होगा सबसे पहले निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। ये 56 का ही सही होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। देखिए, बच्चन बच्चन सिंह, बच्चन, शाला, बाला, कलश लेकर विशाल, एकांत में। तो सबसे पहले बच्चन की मधुशाला है, फिर मधुबाला है, मधु कलश है, फिर निशा निमंत्रण है, फिर एकांत संगीत है, फिर इसमें बंगाल का काल है, फिर शतरंगनी है, फिर इसमें उसके बाद अंत में जाल समेटा आता है, और दो चट्टानों पर दो चट्टान के बाद में जाल समेटा आता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मधुशाला आती है, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश। तो मधुशाला, ये देखिए, ये 1935 की कृति है। फिर उसके बाद एकांत संगीत आएगा, और फिर शतरंगनी, फिर मिलन यावनी। ये ऐसे होगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। देखिए, श्रीधर पाठक। देखिए, सबसे पहले जो ये रचनाकार हैं, इन रचनाकारों में जो द्विवेद युग के रचनाकार हैं, श्रीधर पाठक का जन्म 1960 में होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1964 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी का होता है 1965 इनका होता है। जयशंकर प्रसाद 1860, 1865, 1889, सुमित्रानंद पंत 1900 में होता है। तो ये पहला ही विकल्प ठीक है। अनामिका, देखिए, अनामिका 1923 की रचना है। झरना 1918 की है। पल्लव 1928 की है। नीहार 1930 की है। तो सबसे पहले आएगी झरना, झरना के बाद अनामिका, और पल्लव, नीहार 59 का सी। आंसू लहर कमायनी प्रेम पथिक, लहर 1933 की है। कमायनी 1935 की है। प्रेम पथिक ये 1912 की कृति है। आंसू 1925 की है। सबसे पहले प्रेम पथिक आएगा, फिर आंसू लहर कमायनी 60 का सी। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। देखिए, रहस्य शब्द से काशी प्रसाद जायसवाल और
कब राजा श्यामल दास ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की विकृति मानी, ये ठीक है। रास शब्द से बच्चन सिंह ने और नंद दुलारी वाजपेयी ने राज शब्द से मानी, ये ठीक है। राजसुई ये गार शब्द तासी ने मानी है, गारसा तो तासी ने मानी है, तो ये गलत है। रस से पोपटलाल शाह और महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी इन दोनों ने मानी है, तो ये सी इसमें असंगत है, 61 का सी। सिद्ध योगियों में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं आता? देखिए 4 का नाम आता है। नंबर 1 मणि भद्रपा का नाम आता है, दूसरा मेघकृपा का नाम आता है, तीसरा कनकलता का नाम आता है, और चौथा लक्ष्मी करा का नाम आता है। तो ये 4 योगिनियों का नाम है। देखिए मणिभद्रपा है, मेघकल्पा है, कनकलता है, लेकिन लक्ष्मी धरा नहीं है, लक्ष्मी करा नाम होना चाहिए था, लक्ष्मी करा। तो ये विकल्प 62 का डी। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की सदुकड़ी भाषा को किसका मेल नहीं माना है? देखिए रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी को राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली, ये है तो राजस्थानी है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, ये नहीं है, बी विकल्प सही होगा। भक्तिकालीन आचार्यों का सही कालक्रम देखिए, शंकर की रानी माधवी, ये बैठेगा 64 का ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथों का उल्लेख किया है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? देखिए 5 बड़े जो ग्रंथ हैं वो रामचरित, राम, विनय और तीनों बलियां, राम, विनय और तीनों बलियां 5 ग्रंथ बढ़ हैं उसके लिए। आइए देखिए यहाँ पर रामचरितमानस है, 5 बड़े ग्रंथ में रामचरितमानस, विनय पत्रिका है, और तीनों बलियों का मतलब है दोहावली, गीता बलि और कविता बलि। तो इसमें रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, दोहावली है, ये नहीं, 65 का भी सही होगा। भारतेंदु पत्रिका के संपादक ये देखिए राधाचरण गोस्वामी थे, ये वृंदावन से भारतेंदु पत्रिका का संपादन करते थे, 66 का एक। प्रेमघन द्वारा संपादित नागरी नीरद का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से होता था, 66 का भी। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष देखिए, नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसकी स्थापना होती है, और इसके जो संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास और इनके साथ राम नारायण और शिव कुमार, ये नाम आता है। और 1893 में स्थापना होती है, और 1897 में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन होता है, 97 68 का। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया था, किसने नहीं किया था? देखिए नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन राधा कृष्ण दास ने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था, चंद्र शर्मा गुलेर ने किया था, लेकिन भारतेंदु ने नहीं किया था अब तक का। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने किसका संपादन किया था? देखिए पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका सही विकल्प 70 का भी है। इसके बाद देखिए
इन प्रश्नों की जो 70 प्रश्न है, 70 प्रश्नों की उत्तर माला है। तो इस प्रकार से मित्रों अगले बुधवार को फिर इन 70 प्रश्नों की श्रृंखला का हम आयोजन करेंगे। इस प्रकार से ये 70 प्रश्न हर बुधवार को हम 70 प्रश्नों की श्रृंखला का आयोजन करते हैं। तो यहाँ से इन प्रश्नों को आप करेंगे तो आप खुद लगाइए इन प्रश्नों को, और यहाँ पर थोड़ा बहुत व्याख्या मैं कर देता हूँ। तो इससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, और इसमें हम समग्र साहित्य को इसमें समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले बुधवार को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।